चलिए क्लास 27 आपका, ठीक है। आज हम डिजाइनिंग पढ़ेंगे वन वे स्लैब का, ठीक है। आप लोगों को वन वे स्लैब के मैंने कुछ थ्योरी बता दिए थे, कहाँ कर्टेल करते हैं, कर्टेलमेंट नहीं होती है, कहाँ बेंट अप करते हैं, कहाँ तक बेंट अप करते हैं, ठीक है। फिर शेयर डिजाइन मैंने बता दिया था कि आपका जो विड्थ होता है स्लैब का 1000 mm होता है, तो विड्थ काफी बड़ा होता है, इसलिए शेयर डिजाइन नहीं करते हैं हम, शेयर के लिए बस चेक करते हैं, ठीक है। बाकी कवर कितना होना चाहिए और फिर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए रीइंफोर्समेंट में, मेन रीइंफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट दोनों, ठीक है। एल बाई एल एक्स के बारे में मैंने बताया था, एल बाई आपका लॉन्गर स्पैन होता है, एल एक्स आपका शॉर्टर स्पैन होता है। वन वे स्लैब में एल बाई एल एक्स का रेशियो 2 से बड़ा होता है, इसलिए जो आपका शॉर्टर स्पैन होता है उसमें ज़्यादा लोड आता है, ठीक है। तो इसलिए हम वन वे स्लैब में शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में मेन रीइंफोर्समेंट देते हैं और लॉन्गर स्पैन के डायरेक्शन में क्या देते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट से। और वो किस लिए होता है, एक तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस के लिए, श्रिंकेज की वजह से स्ट्रेस आएगा उसके लिए, और जो मेन रीइंफोर्समेंट है उसको अपने पोजीशन में रखने के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट आपका मेन रीइंफोर्समेंट के ऊपर होता है, ठीक है। फिर आपका मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, दोनों के बारे में बात की थी। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, 3D, इफेक्टिव डेप्थ होता है D, या फिर 300 mm, किसके लिए, मेन रीइंफोर्समेंट के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, 5D या फिर 450, ठीक है। उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस के बारे में हमने बात करी थी, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के बारे में बताया था मैंने। बीम में भी सेम ही चीजें थी, है कि नहीं। बीम में भी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बार्स और मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द बार्स, दोनों के लिए यही क्राइटेरियाज थे, है कि नहीं। चलिए, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। बाकी एल बाई डी रेशियो 7:20:26 होता था आपका वन वे स्लैब के लिए, और टू वे के लिए आपको बस ये याद रखने हैं, बाकी टू वे के न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बट जितना मैंने टू वे का थ्योरी पढ़ाया है वो सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, मैं स्लाइड शो शुरू करता हूँ, ठीक है। तो मैंने बता दिया था आपको, आपका जो वन वे स्लैब है उसके डिजाइन में बीम से ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आपको ये याद रखना है जो विड्थ है उसको हम बाय डिफॉल्ट 1000 mm लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। जो भी और फॉर्मूलेस पढ़े थे बीम में वो सारे सेम रहेंगे, ठीक है, बस विड्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वे स्लैब है डिजाइन एग्जैक्टली एज ए रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है, जो हमने प्रीवियसली आपको पढ़ाया है। द ओनली डिफरेंस आर दी फॉलोइंग, जो डिफरेंसेस हैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। पहला है विड्थ ऑफ द बीम इज अज्यूम टू बी 1 मीटर, ठीक है, 1000 mm, ठीक है। ऊपर से आपका जो एल बाई डी रेशियो होता है वो तो मैं आपको वैसे पता है, 7 होता है कैंटिलीवर के लिए, 20 होता है सिंपली सपोर्टेड के लिए, और 26 होता है कंटिन्यूअस के लिए, ठीक है। और आपको ये पता है इसमें एक मॉडिफिकेशन मैटर लगता था, कौन सा, एक तो आपको लगता था स्पैन की वजह से, 10 बाई स्पैन, है ना, अगर स्पैन आपका 10 मीटर से बड़ा है। और एक और लगता था आपका के टी क्या होता था, आपका परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है, इसकी वजह से। और एफएससी की वैल्यू निकालते थे आप एक, है कि नहीं, एफएससी की वैल्यू निकालते थे, तो इसकी वजह से मॉडिफाई होगा, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन वैसे बीम में भी होता है, बट इसमें ज्यादा जरूरी होता है ये मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो आपको ये मॉडिफिकेशन भी करनी है इसमें, ठीक है। आपको पता है ना, एफएससी की वैल्यू पता है ना आपको, 0.58 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी रिक्वायर्ड, जो आपके फॉर्मूले से आएगा ए एस टी, और ए एस टी प्रोवाइडेड जो आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। ये आपको एफ एस सी निकालना है, एफ एस सी और पी टी परसेंटेज स्टील रीइंफोर्समेंट पता है आपको, ए एस टी जो आपने प्रोवाइड किया है, ठीक है, अपॉन बी इंटू टी, इफेक्टिव डेप्थ पता है आपको, और बी आपका क्या होगा, बी आपका होगा 1000 mm, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ट्रायल के लिए देखो, जैसे सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है 20, बट इसको आप मल्टीप्लाई करोगे केटी से, है कि नहीं। तो हम लोग 25 या 30 के बीच में मानते हैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए आपका एल बाई डी का रेशियो, ठीक है। वैसे आप बोलोगे 20 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि देखो परसेंटेज स्टील तो लगाओगे ही आप, तो स्टील की वजह से केटी का तो मॉडिफिकेशन फैक्टर आएगा ही। तो आप जब ये एक्सपीरियंस से, ये लिखा गया है यहाँ पे कि जब आप स्लैब सॉल्व करोगे देखोगे कि स्लैब में जनरली आपका जो एल बाई डी रेशियो होता है मॉडिफाई करने के बाद वो 25 से 30 के बीच में आता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको डी का वैल्यू, अगर डी का वैल्यू नहीं गिवन है, तो आप डी का वैल्यू एल बाई डी रेशियो के हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। और एल बाई डी रेशियो आपको 25 से 30 यूज करना है सिंपली सपोर्टेड में, और 10 यूज करना है कैंटिलीवर में।
आप 20 भी यूज कर सकते हो। आप बोलोगे सर मेरे को ये तो वैल्यूज याद नहीं होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब में 20 डिफॉल्ट वैल्यू है, उसको भी यूज कर सकते हो। और कैंटिलीवर में 7 है डिफॉल्ट वैल्यू, उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको भी कर सकते हो। वैसे जनरली आपका इतना तक वेरी कर जाता है वो स्लैब में, जब आप केटी वाले मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। शिवम कुमार, ये तो आपने बहुत ही पहले का डाउट पूछा हुआ है यार, ये तो आपको याद होना चाहिए ये चीज़ तो। चलो बोल देता हूँ मैं आपको। देखो, अगर आपका ये बीम है, ठीक है, और ये आपका सपोर्ट है, ठीक है, इफेक्टिव स्पैन का इनने डाउट पूछा है शिवम कुमार ने, ठीक है। और ये विड्थ ऑफ सपोर्ट है, ठीक है, और ये आपका इफेक्टिव डेप्थ है। और आपको एल क्लियर या एल नॉट, जो भी है, दोनों सेम चीज़ है, मैं बता चुका हूँ बहुत बार। एल क्लियर होता है आपका सपोर्ट के फेस से लेकर दूसरे सपोर्ट के फेस तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो एल इफेक्टिव होता है आपका एल नॉट प्लस डी या एल नॉट प्लस डब्ल्यू। इसमें से जो भी छोटा होता है उसको हम इफेक्टिव स्पैन लेते हैं, ठीक है। चलिए, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत आगे, बहुत पहले का डाउट पूछा है आपने, बहुत पहले पढ़ाया था मैंने ये, ठीक है, बस इतना ही पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं यार ऋतिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स और मैं कर दूंगा असाइनमेंट्स को मार्क आपके, ठीक है। चलिए, इन एडिशन टू द मेन टेंसाइल reinforcement प्रोवाइडेड along शॉर्टर स्पैन, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। एएसटी कैसे निकालते हैं, एएसटी का फॉर्मूला पता ही है, तो बीम वाला जो फॉर्मूला है एएसटी का, वही यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बीम में एएसटी देते ही थे आप, पर एएसटी के साथ साथ स्लैब में आपको ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट या डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट भी देना होता है। वो तो मैंने बताया था आपको, और कितना होता है वो, 0.12% होता है किसमें, अगर एच वाई एस डी बार है, ठीक है। और ये 0.12% किसका होता है, 0.12% ऑफ बी इंटू ओवरऑल डेप्थ, बी डी, ठीक है, टोटल एरिया, ठीक है। ये ओवरऑल डेप्थ है, याद रखना, ठीक है। और बी तो पता ही है आपको, 1000 mm, ठीक है। या 0.15% किसके केस में, मार्शल के केस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द मेन बार्स इन स्पैन आर बेंट अप नियर द सपोर्ट्स, ठीक है। L/7 फ्रॉम द सेंटर ऑफ फेस। एक मिनट, हाँ, ये मैंने शायद थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। सेंटर ऑफ सपोर्ट है, ठीक है, सेंटर ऑफ सपोर्ट से। ये मैं करेक्ट करके ही आपको वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है। याद रखना, सेंटर ऑफ सपोर्ट है ये, ठीक है, आपका सेंटर ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। ये बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे L/7 फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट गिवन होता है, ठीक है, बट वो गलत है। SP34 मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, उसमें आप देखोगे तो उसमें L/7 फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट बोला गया है, ठीक है। तो याद रखना, सेंटर ऑफ सपोर्ट है, फेस ऑफ सपोर्ट नहीं है, ठीक है। शेयर इज ओनली चेक्ड, ठीक है, शेयर को बस आपको ये चेक करना है कि टाउ वी इज इक्वल टू वी बाई बी डी जो होता है वो लेस देन टाउ सी है, ठीक है। और टाउ सी आपको याद है, दो चीजों पर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और आपका एएसटी, एएसटी का परसेंटेज, परसेंटेज स्टील, ठीक है, परसेंटेज टेंसाइल स्टील, ठीक है, टेंसाइल कंप्रेशन नहीं, टेंसाइल स्टील, ठीक है। तो ये आप पहले इसके वजह से टाउ सी निकालोगे और टाउ वी निकालोगे, और फिर इन दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है, ठीक है। नो शेयर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, नो शेयर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो आपको याद है जो बेंटअप करते थे हम जो बेंटअप बार करते हैं स्लैब में, ये बेंटअप बार आपका शेयर के लिए भी काम करेगा, जो भी थोड़ा बहुत शेयर आएगा। और मैंने ये बताया था कि कभी नेगेटिव मूवमेंट भी आ जाता है आपका, नेगेटिव मूवमेंट मतलब आपका नीचे टेंशन के बजाय ऊपर टेंशन हो रही है, ठीक है। तो नेगेटिव, कभी कभी नेगेटिव मोमेंट भी आ जाता है सपोर्ट पे स्लैब के, तो उसके लिए भी ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, बेंटअप बार दो चीजों की होती है, एक तो आपका नेगेटिव मोमेंट जो सपोर्ट पे आता है, नेगेटिव मोमेंट एट सपोर्ट, ठीक है। और दूसरा जो थोड़ा बहुत शेयर जो आ रहा है, ठीक है। वैसे टाउसी से कम होता है, बट फिर भी सेफ गार्ड करने के लिए थोड़ा बहुत जो शेयर आएगा आपका वहां पर सपोर्ट्स पे, उसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना ही डिफरेंस था, और कोई डिफरेंस है नहीं, एक बार देख लेते हैं, मेरे ख्याल से हाँ बस, ठीक है। न्यूमेरिकल शुरू करते हैं हम आज, ठीक है, दो दो न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे से समझना है, ठीक है, वन बेस लैब को। चलिए, ठीक है, सबसे पहले हम मोमेंट और रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, जैसे बीम का निकालते थे मोमेंट रेजिस्टेंस, वैसे ही निकालना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता था, 0.36 इंटू बी इंटू एक्स यू इंटू एफ सी के इंटू डी माइनस 0.36,
4/2 XU, है कि नहीं? मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, इसको क्या बोलते थे? MU, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस या अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस में बस क्या होता है आपका, AST की जगह AST, XU की जगह XU लिमिटिंग आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को? यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, बी अब गिवन नहीं रहेगा, बी के जगह आपको 1000 mm सीधा सीधा पुट कर देना है। ठीक है, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था कि देखिए जैसे अगर गिवन है कि आपके स्टील है 20 mm डाया का, ठीक है, एट द रेट 120 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, अगर सोचो ये गिवन है, ठीक है, तो मैंने बताया था सबसे पहले तो हम बी क्या लेंगे, 1000 mm, तो हमें देखना है 1000 mm में कितने 20 mm के बार आ जाएंगे जो 120 mm के स्पेसिंग में है। ठीक है, मैंने बताया था अगर आपका, एक मिनट, हाँ मैं इसको ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना नंबर ऑफ बार्स निकालने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए अगर ये आपका स्लैब है, ठीक है, समझ लीजिए आपका 1000 mm का स्लैब है, ठीक है, तो समझ लीजिए आपके यहाँ पे अगर 3 बार है तो स्पेसिंग कितने आएंगे, एक स्पेसिंग, दो स्पेसिंग। ठीक है, तो मतलब अगर जहां भी आपको दो स्पेसिंग मिल रहा है तो बार कितने मिल रहे हैं, 3, है कि नहीं? 3 बार मिल रहे हैं और दो स्पेसिंग मिल रही है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, 120, चलो एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूँ कि फ्रैक्शन में ना आए हमारा आंसर। ठीक है, बस यहाँ पे सहूलियत के लिए, वरना तो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। समझ लो 200 mm की स्पेसिंग में है। ठीक है, तो आपकी कितने नंबर ऑफ स्पेसिंग कितने होंगे बताओ, जल्दी बताओ चैट पे, नंबर ऑफ स्पेसिंग कितने होंगे, नंबर ऑफ बार नहीं पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ स्पेसिंग, जल्दी बताओ चैट पे, तभी मेरे को समझ में आएगा कि आपको पिछले का की चीजें याद है। 5, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया राहुल, बहुत ही बढ़िया वीरेंद्र। ठीक है, 5 स्पेसिंग, तो अगर 5 स्पेसिंग हो गए तो बार्स कितने होंगे बताओ, कितने बार्स होंगे? अगर 5 स्पेसिंग है तो बार कितने होंगे? बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, 6। ठीक है, मतलब आप लोगों को याद है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट तो याद है ना? बस यही एक और कॉन्सेप्ट था, अनसेट कॉन्सेप्ट है, मतलब बोला नहीं गया है थ्योरी में, बट आपको याद होना चाहिए नंबर ऑफ बार कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखिए अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप जितने नंबर ऑफ स्पेसिंग्स हैं उतने नंबर ऑफ बार मान लीजिए। ठीक है, अगर आप कंफ्यूजन +1 क्यों कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जितने नंबर ऑफ स्पेसिंग्स है उतने नंबर ऑफ बार मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, बट वैसे इन प्रैक्टिकली आपका, अच्छा, आंचल ध्यानी जी को समझ में नहीं आया ये 5 कैसे आया, आपको समझ में आ गया? विशाल ने बता दिया चैट पे, 1000 mm की का आ गया ना? ठीक है, 5 स्पेसिंग, ठीक है, और आप इतने ही बार भी मान सकते हो, अगर आपको +1 वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतने भी बार मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट वैसे प्रैक्टिकली आपके जितने स्पेसिंग होंगे उससे एक ज्यादा बार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बस ये एक चीज थी जो समझना था आपको। ठीक है, इससे आपका AST आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही वाला क्वेश्चन जो है हमने करा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, बट रिवाइज करने के लिए ये भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो मेन बात थी आपकी AST पता करने की, और B = 1 मीटर है, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सारा सेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमिन द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, अल्टीमेट मोमेंट लिमिटिंग नहीं है ये। ठीक है, मैंने पहले आपको कंफ्यूज कर दिया था एक बार, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है ये, लिमिटिंग नहीं है, ऑफ अ 150 mm थिक, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ है ऑफ स्लैब रीइंफोर्स्ड विद 10 mm डाया बार्स एट 200 mm स्पेसिंग, इफेक्टिव कवर इज, एक मिनट, ये इज है, ठीक है, ये इज है, इफेक्टिव कवर इज 25 mm। ठीक है, इफेक्ट देखो, सबसे पहली बात तो डी कितना है, 150 mm। ठीक है, तो छोटा डी कितना हो जाएगा, 150 - 25, ठीक है, 125 mm। ठीक है, चलो, बी कितना होगा, 1000 mm। ठीक है, पहला स्टेप कर लिया हमने, 1000 mm बी है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, AST पता करना। ठीक है, AST कितना है, ठीक है, इसके लिए पहले पता लगेगा नंबर ऑफ बार कितना है, नंबर ऑफ बार क्या होगा बताओ, 1000 mm का हमने विड्थ, ये विड्थ है बी, ठीक है, अपॉन स्पेसिंग, कितनी स्पेसिंग आ रही है, स्पेसिंग क्या है, 200 mm, 200 mm की स्पेसिंग है। ठीक है, +1 करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर समझ में नहीं आ रहा है +1 मत करना। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ, कितने नंबर ऑफ बार है, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ बार कितने हैं?
6, ठीक है, नंबर ऑफ बार है 6, ठीक है, या फिर आप 5 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको +1 का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, 6 करो 5 करो, दोनों ही करेक्ट कर दूंगा मैं आंसर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो AST कितना हो जाएगा, AST हो जाएगा, नंबर ऑफ बार कितना आया, मैं 6 मान रहा हूँ अपने आंसर के लिए, 6 इंटू π/4, ठीक है, इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। मैम के बुक में 5 है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आप 6 ले लो 5 ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। 6 इंटू π/4 इंटू 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 471.24 mm स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा AST आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, 0.36 हमें XU पता करना है, B इंटू FCK इंटू XU इज इक्वल टू 0.87 FY हमारा 415 दिया हुआ है, इंटू AST कितना है हमारा 471.24, ठीक है। FCK कितना है हमारा 20 है कि नहीं, ठीक है। B कितना है 1000 mm है कि नहीं। फटाफट बताओ XU की वैल्यू क्या आई, फटाफट बताओ, कैलकुलेट करो बताओ, मैं भी कर रहा हूँ तुम भी करो, जल्दी बताओ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ भाई। AST नहीं पूछ रहा हूँ मैं, XU बताओ, XU कितना आया है। AST शिवम आपने शायद 5 बार के हिसाब से निकाला है, मैंने 6 बार के हिसाब से निकाला है, ठीक है, तो यही AST यूज करो आप। 23.6 बहुत ही बढ़िया, एक को आ गया सबको आ जाएगा, ठीक है, 23.6 आ गया XU, ठीक है। और मैंने एक और चीज कहा था कि XU लिमिटिंग भी चेक करनी है आपको, ये पता करने के लिए अंडर इन्फोर्स्ड है कि ओवर इन्फोर्स्ड है। जनरली अंडर इन्फोर्स्ड ही आता है आपका स्लैब, फिर भी एक बार चेक कर लो, 0.48 इंटू डी, यही होगा है कि नहीं। Fe415 के लिए XU लिमिटिंग की वैल्यू 0.4 इंटू डी होती है, 0.48 इंटू 125, डी हमारा 125 था, 60 mm आ गया, ठीक है। तो XU इससे कम है कि नहीं, इससे कम है, तो क्या हो गया, ये अंडर इन्फोर्स्ड बीम हो गया, ठीक है। चलिए तो अंडर इन्फोर्स्ड है तो कैसे निकालोगे, किसके साइड से निकालोगे, स्टील के साइड से, 0.87 FY इंटू AST इंटू डी माइनस 0.42 XU, ठीक है। जल्दी से निकाल के आंसर बताओ मेरे को। डी कितना था 125 माइनस 0.42 इंटू XU कितना आया था, कितना आया था याद है, 23.6 आया था शायद, हाँ, ठीक है। जल्दी निकालो इसका आंसर, अपने नोटबुक लेके बैठा करो, ठीक है, लिखने का प्रैक्टिस यहीं पे कर लो। ये मेरा कुछ 19.58 किलो न्यूटन मोमेंट आया है, ठीक है, आप लोगों का भी यही आया होगा 19.58 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। 10⁻⁶ से डिवाइड कर दिया मैंने तो किलो मीटर मीटर में आ गया आंसर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, ये तो बीम वाला क्वेश्चन था, कोई खास जरूरत थी नहीं इसमें, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक है, ठीक है, और टेक 1 एक्स्ट्रा रीबार मैंने बोल दिया, या तो आप 5 बार मान लीजिए या फिर एक एक्स्ट्रा ले लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए ठीक है, रेट्रो न्यूट्रलाइज से हमारा इंगा 19.6 आया था, ठीक है। अरे यार, डी हम 100 क्यों लेंगे, कौन बोल रहा है ये डी 100 लेंगे हम, 100 क्यों लेंगे यार डी। ओवरऑल डेप्थ है 150, 150 25 में माइनस कर देंगे तो 125 ही तो आएगा यार, ठीक है, कंफ्यूज मत हो शिवम, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा 23.6 आया था, ठीक है, 23.6 आया था हमारा, ठीक है। ये 5 बार के हिसाब से है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज वही है, ठीक है। चलिए 16.56 आया, हमारा कितना आया था 19.58, ठीक है, क्योंकि हमने स्टील ज़्यादा ले लिया था, ठीक है। टर्न में आ गया क्वेश्चन जो सिंपल है, ठीक है, बस दो कॉन्सेप्ट है, एक हमारा बी 1000 mm है और AST कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए AST में आपके ऊपर है, नंबर ऑफ स्पेसिंग इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स मान लो, या नंबर ऑफ बार इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेसिंग +1 मान लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब है, अब डिजाइनिंग करनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो सब लोग, ठीक है, डाउट तब तक मत पूछना जब तक क्वेश्चन कंप्लीट ना हो, ठीक है। Simply supported slab of a corridor of a hospital building has a clear span given है, ठीक है, इफेक्टिव स्पैन में निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस सिंपली सपोर्टेड ऑन बीम्स ऑफ 230 mm बिट्स, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा W,
ठीक है, डिजाइन द स्लैब इफ द बीम इज कैरिंग अ लाइव लोड ऑफ, सिर्फ लाइव लोड गिवन है तो डेड लोड भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, और ये फैक्टर नहीं है तो फैक्टर भी करना पड़ेगा, ठीक है। M20 कंक्रीट Fe415 बार, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्लियर स्पैन गिवन है, एल नॉट गिवन है, ठीक है। तो पहले तो हमें एल इफेक्टिव भी निकालना पड़ेगा, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डी या एल नॉट प्लस डब्ल्यू, विच एवर इज स्मॉलर, ठीक है। तो आप जो आपके डेप्थ होता है ना, एक मिनट, आपका जो डेप्थ होता है वो 150 टू 300 की 150 टू 300 के बीच में वेरी करता है, 150 mm टू 250 mm के बीच में वेरी करता है, ठीक है। तो या तो आप इसके बीच में कोई वैल्यू मान लो, ठीक है, या तो आप डी को, एक मिनट, ठीक है। तो या तो आप डी को इसके करीब कोई मान लो, 150 टू 250 के बीच में, ठीक है, ठीक है, या फिर एल बाई डी रेशियो से निकाल लो आप, ठीक है। एल बाई डी रेशियो से क्या निकालोगे, 2500, और सिंपली सपोर्टेड मान लो इसको, सिंपली सपोर्टेड है ही वैसे भी, मान के लो, ठीक है। तो 20 के आसपास मान लो, ठीक है, तो कितना आएगा, 2500 डिवाइडेड बाई 2500 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आएगा 125 mm के बीच में, ठीक है। तो ये क्या किसकी वैल्यू होगी, ये स्मॉल डी की वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि इससे हमें स्मॉल डी मिलता है, ठीक है। या तो ये मान लो, या फिर मैंने क्या कहा था, आपका एल बाई डी रेशियो में मॉडिफिकेशन फैक्टर भी आएगा स्टील का, तो उसके बेसिस पे मान लो 2500/25 मान लो। मैंने कहा था आपको अगर मॉडिफिकेशन फैक्टर इंक्लूड करके लेना है तो 25 के हिसाब से मान लो आप, तो ये आपको कुछ 100 mm के बीच में आएगा, ठीक है। तो कोई भी मान लो, मैंने बताया था डिजाइनिंग में हर का आंसर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो या तो 20 के हिसाब से मान लो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन फैक्टर, या फिर आप सोचो कि मॉडिफिकेशन फैक्टर कुछ आएगा, उसके वजह से 20 का वैल्यू बढ़ेगा, तो 25 के आसपास मान लो, तो ये मान लो उसको, ठीक है। या फिर आप इसके बीच में कोई मान लो, ठीक है, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर उसने डी ये लिया है, उस बुक में डी ये दिया हुआ है। डिजाइनिंग का क्वेश्चन पूरा इंडिपेंडेंटली आप खुद डिजाइन कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको किस वैल्यू से शुरू करना है, जहां भी एज्यूम करना है आपको कुछ भी, वो आपके ऊपर, आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करोगे, ठीक है। मैंने आपको 3 क्राइटेरिया बता दिया है, जो क्राइटेरिया आपको सूटेबल लगे वो क्राइटेरिया आप यूज कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे मेरे हिसाब से सबसे इजीएस्ट क्राइटेरिया ये है कि आप बिना किसी मॉडिफिकेशन फैक्टर के 20 यूज कर लीजिए वैल्यू, या फिर 25 वैल्यू यूज कर लीजिए, ठीक है। इनसे क्या आएगा, आपका डी आएगा, स्मॉल डी, ठीक है। तो उसमें 25 mm आप प्लस कर देंगे तो आपका बड़ा डी आ जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है, कोई भी वैल्यू यूज, 25 mm मैंने क्यों बोला, ये मैं मानता हूँ कि इफेक्टिव कवर जो आपका है ना स्लैब का, वो जनरली 25 से 30 mm के बीच में ही होता है, ठीक है। तो वो आप 25 में मान सकते हो, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है तो आप मान लीजिए, ठीक है। देखिए विशाल, एल इफेक्टिव है कि एल क्लियर है, वो आईएस कोड में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपके ऊपर है वो, आप एल क्लियर लीजिए, एल इफेक्टिव लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि हमने डी को मान लिया है 100 mm, ठीक है, मान लीजिए हमने डी को 100 mm मान लिया है, तो कैपिटल डी कितना हो जाएगा, हम मान रहे हैं इफेक्टिव कवर 25 mm का, ठीक है। प्लीज कोई डाउट मत पूछिए यार, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर आराम से डाउट पूछिएगा अपना, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल डेप्थ 125 mm का हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज बता दूं, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद डाउट पूछा करिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो ये बड़ा डी आ गया, ठीक है। तो आपका लाइव लोड 5 kN का है, तो हमें डेड लोड भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। डीआर मतलब डेड लोड, डेड लोड क्या होगा, आपका विड्थ मान लीजिए 1000 mm का, तो 1000 mm तो मत लीजिए, 1 मीटर लीजिए इसको, ठीक है। 1000 mm 1 मीटर जो भी है सेम ही चीज है, ठीक है। इंटू डी कितना लिया हमने, 125 mm, तो कितना हो जाएगा मीटर में, 1.125, ठीक है। और मैंने बताया था आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है, 25 kN/m³, याद है ना, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 1 × 0.125 × 25, ठीक है। ये हो जाएगा 3.125 kN/m²। मीटर स्क्वायर क्यों बोला है मैंने, क्योंकि पर मीटर विड्थ ले रहे हैं, ठीक है, पर मीटर विड्थ, ठीक है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर इसलिए गिवन है, ठीक है। ये भी एक छोटा डिफरेंस है स्लैब और बीम के बीच में,
पर अगर आप 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर ही दे रहे हो उसको, तो फिर मीटर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप विड्थ को 1 मीटर ले सकते हो, तो 1 मीटर लेके इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो मीटर किलोमीटर पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल लोड कितना हो गया, टोटल लोड कितना हो गया, जल्दी बताओ टोटल लोड कितना हो गया, चैट में बताओ। टोटल लोड कितना हो गया, 5 प्लस 3.125। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.125 किलो न्यूटन पर मीटर, या मीटर स्क्वायर आपके ऊपर है। ठीक है, जो भी ले रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो W हो गया। हमें चाहिए WU, फैक्टर चाहिए, है कि नहीं, हमें तो फैक्टर चाहिए। तो हम करेंगे 8.125 इंटू 1.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8.125 इंटू 1.5। ठीक है, ये आ जाएगा 12.1875। ठीक है, देखिए हमने डी को 125 mm माना है, मैम ने बुक में डी को माना है 120 mm। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैम ने L बाई डी रेशियो आपका 25 माना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, एजम्पशन आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए WU आ गया, WU आ गया कि नहीं, चलो, तो WU कितना आ गया हमारा 12.1875, यही आया था। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, BMU, या आप मान लीजिए M मैक्स, जो भी है आपका। ठीक है, कैसे निकालते थे, WU इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है तो 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, इसके लिए क्या चाहिए, एल इफेक्टिव चाहिए। ठीक है, एल क्लियर कितना दिया मैंने हमें, 2.5 मीटर। ठीक है, डी कितना माना है हमने, डी हमने माना है 100 mm, है कि नहीं। मैम ने इफेक्टिव कवर 20 माना है, इसलिए मैम का बड़ा डी 120 mm है। हमने इफेक्टिव कवर 25 माना है, इसलिए हमारा बड़ा डी 125 mm है। ठीक है, चलिए, और डब्ल्यू कितना है हमारा 230। तो बताओ कौन सा हो जाएगा क्राइटेरिया, एल नॉट प्लस डी वाला क्राइटेरिया हो जाएगा कि नहीं, एल नॉट प्लस डी वाला। तो एल नॉट प्लस डी हमारा कितना आ जाएगा, 2.5 प्लस 0.1, 2.6 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एल इफेक्टिव। ठीक है, तो इसके हिसाब से बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए निकाल ही देते हैं ना, 12.1875 इंटू 2.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। जल्दी निकालो, कैलकुलेटर निकालो अपना, कैलकुलेट करो इसको, बताओ मेरे को। आप लोग करोगे तभी मेरे को समझ में आएगा कि मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, आंसर्स मैच होने चाहिए ना। ठीक है, तो ये आपका आएगा 10.3 किलो न्यूटन के बीच में। ठीक है, ये आएगा 10.3 किलो न्यूटन मीटर के बीच में। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट कितना आया हमारा, 10.3 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या निकालते हैं हम, डी निकालते हैं। सबसे पहले कौन सा डी निकालते हैं हम, वो वाला डी, मिनिमम डी जो हमें बैलेंस डेप्थ के लिए चाहिए, है ना, बैलेंस सेक्शन के लिए चाहिए, है कि नहीं। याद आ रहा है ना, अगर याद नहीं आ रहा तो बीम भी याद करा दूंगा मैं आज की क्लास में। ठीक है, बैलेंस सेक्शन के लिए निकालते थे हम। ठीक है, तो क्या निकलता था, डी इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, ठीक है, आर यू इंटू बी डी स्क्वायर, यही होता था, आर यू इंटू बी डी स्क्वायर, है कि नहीं। इसमें आर यू क्या होता था, आर यू क्या होगा इसके लिए बताओ, Fe415 के लिए 0.138 इंटू एफ सी के, है कि नहीं। तो आर यू कितना आएगा, 0.138 इंटू एफ सी के कितना है 20, या आ जाएगा 2.76। ठीक है, ठीक है, तो हमारा डी कितना आ जाएगा, डी मिनिमम डी है, मिनिमम डेप्थ है जो हमें बैलेंस सेक्शन के लिए चाहिए, है ना, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, ठीक है, अपॉन आर यू इंटू बी। याद आ रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है, ये बी में यूज किया था हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना है हमारा 10.3, तो इसको हम न्यूटन में एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे, 10.3 × 10⁻⁶। ठीक है, अपॉन आर यू कितना आया था 2.76, और बी कितना है सबको पता ही है 1000 mm। ठीक है, का अंडर रूट, ये क्या है हमारा डी मिनिमम, मिनिमम डेप्थ जो हमें बैलेंस सेक्शन के लिए चाहिए, बी एस मतलब बैलेंस सेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10.3 × 10⁻⁶, निकालो निकालो आंसर, डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा हमारा डी आ जाएगा 61 mm। ठीक है, 61 mm। ठीक है, ठीक है, 61 mm बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार, आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। ठीक है, चलिए, तो डी प्रोवाइड कितना है, डी हमने कितना प्रोवाइड किया था 100 mm, इज ग्रेटर देन डी मिनिमम, है कि नहीं। तो कितना आया था हमारा 61 mm, है कि नहीं। तो सेक्शन कैसा हुआ बताओ, सेक्शन इज
जल्दी बताओ आंसर। सेक्शन इज, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अंडर इनफोर्स। ठीक है, अंडर इनफोर्स, अंडर इनफोर्स सेक्शन का आपको फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, बस फॉर्मूला डालो, एएसटी निकालो। ठीक है, एएसटी आ जाएगा ना आपका, एएसटी आपको याद है ही। अंडर इनफोर्स के लिए क्या होता था, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कीजिए, या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, शॉर्टकट फॉर्मूला। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ही है, मैम ने ही बताया था आपको, 1 - 4.6 इंटू बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, ठीक है, BMU अपॉन FCK इंटू BD स्क्वायर, ठीक है, इंटू BD। ठीक है, D क्या है 100, B क्या है 1000, BMU क्या है 10.3, FCK क्या है 20, FY क्या है 415। निकालिए इसका आंसर। चलिए चलिए बढ़िया, निकालो। 6 FCK, ठीक है, डिवाइडेड बाई B 123 डिवाइडेड बाई T स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 1 माइनस आंसर अंडर रूट इसका 1 माइनस आंसर इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 0.5 इंटू FCK डिवाइडेड बाई 415। ये आ गया हमारा AST, हमारा आ गया 300 एंड, जल्दी बताओ कितना आया, सॉल्व करो इसको। चलो नहीं कर पा रहे हो कोई नहीं, कर लेना पर, ठीक है। अब मैम के तरीके से करो, इस तरीके से करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ये हमारा AST आ गया। ठीक है, इसके बाद तो पता ही है ना नंबर ऑफ बार कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप 8 mm डाया का बार यूज कीजिए, या 10 mm का कीजिए, या 12 mm का कीजिए। और मैक्सिमम डाया बार क्या होता है, मैक्सिमम डाया बार क्या होता है, D/8, ठीक है नहीं। तो डी क्या है हमारा 125, 125 डिवाइडेड बाई 8, 15.625। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा का डाया का बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला चीज़ आपको याद है ना, याद होनी चाहिए वाली चीज़, ठीक है ना। मैक्सिमम डाया बार आपका 15.625 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आप सिर्फ 8, 10 या 12 भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी बार यूज़ कर लो, नंबर ऑफ बार देख लो। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं 10 mm डाई 8 mm डाई यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यूजिंग 8 mm डाया बार, ठीक है, तो नंबर ऑफ बार कितना होगा, AST कितना था हमारा, AST रिक्वायर्ड 304 पॉइंट कितना था, 69 था ना, तो 69 ही मान लेता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका एक का एरिया कितना होगा, 5/4 इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है, 5/4 इंटू 8 का स्क्वायर। बताओ नंबर ऑफ बार कितने आ गए, जल्दी बताओ। 304.69, क्या आ गया 6.06, यही आ रहा होगा, मैम का भी इसी के आसपास आया होगा। ठीक है, 6.06, ठीक है, 6.06 बार आ गए। ठीक है, इतने बार हैं। ठीक है, 6.06। ठीक है, नंबर ऑफ बार कितने हो गए, नंबर ऑफ बार हो गए 6.06। इसके बाद क्या देखना है हमें, हमें देखना है कि इनकी स्पेसिंग कितनी है। ठीक है, अब देखो, अब आप डायरेक्टली इसको इससे भी निकाल सकते हो, इसी से निकाल लो स्पेसिंग डायरेक्टली। कैसे निकालोगे, देखो बी कितना है 1000 mm। ठीक है, तो समझ लीजिए ये आपका स्लैब है। ठीक है, ये आपका बी है 1000 mm का। ठीक है, ठीक है, आपको 6 बार लगाने हैं। कितने बार लगाने हैं, 6 बार। ठीक है, तो ये आ गया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। कितने स्पेसिंग आ गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो या तो आप, ठीक है, या तो आप 1000/5 कर दो। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ बार है, -1, 200 mm की स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, या फिर आप सीधा इसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, इस कंफ्यूजन में मत जाओ। ठीक है, इस कंफ्यूजन में मत जाओ, सीधा आप 1000/6 भी कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है। बताओ अगर समझ में आया कि नहीं, ये वाला डाउट पूछो अपने।
चलिए, तो समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। 1000/6 लीजिए, 1000/5 लीजिए, जो भी लेना है आपके ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा था नंबर ऑफ बार्स भी आपके ऊपर है, ठीक है, वैसे ही स्पेसिंग भी आपके ऊपर है, ठीक है। क्या हो गया, साउंड भाग गया था, हाँ यार वो मेरे को एक फोन आ गया था, ठीक है, फोन तो अब ठीक है। तो आप या तो इसको मान लीजिए 1000/6 का आंसर आएगा 167 mm की स्पेसिंग, ठीक है, और 1000/5 आएगा 200 mm की स्पेसिंग, ठीक है। जो भी आपको मानना है आपके ऊपर है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया -1 और +1 वाला कॉन्सेप्ट, वो आपका साइट पे यूज होता है, ठीक है, पर जनरली आपका आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है, जितने नंबर ऑफ बार है उसके हिसाब से स्पेसिंग निकाल लो, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, आपने 1 मीटर विड्थ के लिए डिजाइन कर दिया है इसको, ठीक है। तो इसी को हम पूरे स्लैब में थ्रू आउट रिपीट कर देते हैं, ठीक है, यही होता है मेन डिजाइनिंग, ठीक है। तो वो आपकी आपके ऊपर नहीं है, आपको बस डिजाइन करके ये देना होता है कि 1 मीटर जो स्ट्रिप है आपका स्लैब में, उसमें ये डिजाइनिंग करनी है। उसके बाद साइड पे जो बंदा है वो खुद रिपीट करवा देगा ये डिजाइन पूरे के पूरे स्लैब में, ठीक है। तो बस यही होता है। इसके बाद शेयर का चेक करना है, शेयर चेक करना है, और एक आध चीज चेक और होती है, वो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। चलिए, ये मैम ने 120 mm का टोटल डेप्थ माना है, हमने 125 का माना है, ठीक है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद एल इफेक्टिव मैम के हिसाब से 2.6 आया था, हमारा भी यही आया था, ठीक है। फिर डिजाइन लोड फैक्टर्ड, ठीक है, 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब मानते हैं, B = 1000 mm, ठीक है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये आपका मैंने डेड लोड निकाल के बताया था, ठीक है, डेड लोड और लाइव लोड में हमने ऐड किया, फिर उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया, उसको डिजाइन लोड बनाने के लिए 1.5 का लोड फैक्टर होता है, उसके हिसाब से फैक्टर बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड, ठीक है। एक और बात है शेयर फोर्स कैसे निकालोगे आप, WU × L क्लियर होता है, याद है ना, L क्लियर, ठीक है, L clear/2, ठीक है, L क्लियर यूज हुआ है, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। बीम में मैंने बहुत बार बताया था, यहाँ पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। L क्लियर इसलिए गिवन होता है इसमें, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। डेप्थ रिक्वायर्ड मिनिमम डेप्थ फॉर इट टू बी अ बैलेंस सेक्शन, ठीक है। चलिए, अभी हमारे पास टाइम कम है, तो मैं सेशन 2 का लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। शुरू यहीं से करेंगे, समझा तो दिया है मैंने पूरा क्वेश्चन, बस जो लिखा हुआ है वो एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए, मैं सेशन 2 का लिंक भेज रहा हूँ, सब लोग सेशन 2 में फटाफट आ जाइए, ठीक है। चलिए, ओके, सेशन 2 में मिलते हैं। कर दिया करो रिमाइंड मेरे को, ठीक है। चलिए, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकालने के बाद क्या निकालते हैं हम, इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड मिनिमम डेप्थ फॉर इट टू बी अ बैलेंस सेक्शन, ठीक है। फॉर्मूला पता है, 0.48 होता है आपका किस लिए, x2max/d किसके लिए होता है, 0.48 Fe415 के लिए, ठीक है। आपको रिवाइज कराने के लिए बोल रहा हूँ, 0.53 होता है माइल स्टील के लिए, और 0.46 होता है Fe500 के लिए, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो उसके हिसाब से आपका RU निकल गया 2.76, हमारा भी यही आया था, 0.138 इंटू FCK होता है, ठीक है। बी हमारा 1000 mm है, ठीक है। तो मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड, ठीक है, 60 mm, हमारा 61 के आसपास आया था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हाँ, मेन मेन बात यह है कि जो हमने इफेक्टिव डेप्थ माना है शुरुआत में L/D रेशियो के हिसाब से, उससे कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड ही रहे, ठीक है। स्लैब को हम कभी भी डबली रीइंफोर्स्ड ऐसा डिजाइन नहीं करते हैं, स्लैब को हमेशा ट्राई करते हैं कि अंडर रीइंफोर्स्ड ही रहे, ठीक है ना। बीम में हमारा अंडर ओवर इन्फोर्स होता था, तो हम प्रोवाइड कर देते थे कंप्रेशन स्टील, बट स्लैब में इतना इतना डेप्थ होता नहीं है कि आप कंप्रेशन स्टील भी दो उसमें, ठीक है। तो इसलिए हम स्लैब को जनरली अंडर इन्फोर्स ही डिजाइन करते हैं, ठीक है। और वैसे भी आप देखोगे स्लैब में हम बहुत बड़े बिट्स के लिए डिजाइन करते हैं, 1000 mm के लिए, ठीक है। तो जनरली ये आपका L/D रेशियो वाले डी से कम ही आता है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अंडर इन्फोर्स है तो अंडर इन्फोर्स फॉर्मूला बताइए सबको, ठीक है, या तो इससे निकालिए, या तो जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, वो इसी का सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, तो उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन है वो वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। या तो वो फॉर्मूला यूज कीजिए या फिर ये फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से आपका कुछ 300 mm आया है मैम का, ठीक है। हमारा 304 mm² आया था, क्यों, क्योंकि हमारा कुछ कुछ चीजें अलग है हमारे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट हमारा थोड़ा अलग आया था उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए, ASC आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 8 mm डाया का बार हमने भी यूज किया था, यहाँ पर भी 8 mm डाया का बार यूज हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बार कितने आए थे, 6, और स्पेसिंग कैसे आई थी हमारी, 1 मीटर स्ट्रिप को या तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, या तो 5 से, आपके ऊपर है, किसी भी डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आपको या तो 167 स्पेसिंग आएगी या फिर 200 आएगी ऐसी स्पेसिंग, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्पेसिंग आ गई, 160 mm की स्पेसिंग आ गई, ठीक है, ठीक है। अब एक और बात है, मिनिमम स्पेसिंग तो आपको मिनिमम स्पेसिंग से ज़्यादा ही है, ये तो पता देख के लग ही रहा होगा, ये 160 mm जो है वो मिनिमम स्पेसिंग ज़्यादा ही है। और एक कौन सा स्टील है बताओ, ये मेन स्टील है कि नहीं, ये मेन स्टील है ना।
तो अगर ये मेन स्टील है, अगर ये मेन स्टील है, ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होती है, 3D या फिर 300, ठीक है, विच एवर इज लेस, इन दोनों वैल्यू में जो भी लेस होगा उससे ये वाली वैल्यू लेस होनी चाहिए, है कि नहीं। तो 3D कितना होगा, 3 इंटू 100 की हमने माना था इफेक्टिव डेप्थ चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ चाहिए 300 mm, ठीक है। तो हमारा 160 mm 300 से कम है ना, तो देयर फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग वाला क्राइटेरिया भी ओके है हमारा, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो हमने कितने स्पेसिंग में, हमने 160 mm की स्पेसिंग में दिया है कि नहीं, कितने स्पेसिंग में चाहिए था हमें, 167 mm की स्पेसिंग में चाहिए था, ठीक है, और हमने कितने स्पेसिंग में दिया है, 160 mm की स्पेसिंग में दिया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से बताओ हमारा कितने बार हो जाएंगे, 1000 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग, मैं प्लस वन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, आपको लगाना है, आपके ऊपर है, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा, ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ बार, ठीक है। वैसे इसमें +1 करोगे तो आएगा नंबर ऑफ बार, बट आपको +1 नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंटू π/4 इंटू 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, AST प्रोवाइडेड, क्यों निकाल रहा हूँ मैं ये, क्योंकि इससे हमारा क्या आएगा, FSC, FSC से क्या आएगा हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है, किस लिए, L/D रेशियो के लिए, ठीक है। तो AST प्रोवाइडेड आ जाएगा, AST रिक्वायर्ड कितना था हमारा, 304 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, मैम का 300 है, हमारा 304 था, ठीक है। इन दोनों का इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है उसके हिसाब से हम एफएससी निकालते थे, याद है ना। बस ये निकाल के रख लो, यहाँ पे आगे जाके यूज होगा L/D रेशियो को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, स्पेसिंग टू बी लेस देन दिस, तो स्पेसिंग उससे लेस ही है, AST पॉइंट मैंने बताई दिया कैसे निकालना है, ठीक है, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। 1000 बाई 160 क्या बताएगा, ये बताएगा नंबर ऑफ बार, और 50.3 क्या है, ये एक बार का एरिया है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया मेरे को, ठीक है। तो 1000 बाई 160 क्या है, नंबर ऑफ बार, ठीक है, +1 भी होना चाहिए, बट नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपके ऊपर है, +1 करो नहीं करो, आप +1 करके निकाल दो कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1000 बाई 160 इंटू 50.3 क्या है, एक बार का एरिया, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये एक अलग चीज है, यही अलग चीज थी स्लैब में कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट भी देते हैं, ठीक है। तो कितना होता है HYSD बार के लिए, 0.12 इंटू बी इंटू बड़ा डी ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, कितना होगा, 0.12 इंटू बी कितना है 1000, और डी कितना माना था हमने 125, ठीक है, मैम ने 120 माना था, मैम ने 120 के हिसाब से निकाला है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हमने 125 माना था, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा कुछ 150 mm स्क्वायर के बीच में आ जाएगा, ठीक है, 150 mm स्क्वायर, ठीक है, बाई 100 भी होगा ना, 0.12% है, 0.12% है, ठीक है, तो 150 mm स्क्वायर के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम 8 mm बार यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 8 mm बार यूज कर लेंगे, ठीक है। और स्पेसिंग कितनी होगी बताओ, स्पेसिंग कितनी होगी, सबसे पहले नंबर ऑफ बार निकाल लो, 150 अपॉन इसका एक का एरिया कितना है 50.3, सबको बताइए, ठीक है, या फिर पूरा लिख देता हूँ मैं, 150 mm स्क्वायर चाहिए अपॉन एक बार का एरिया, ठीक है। तो ये बता दें कितने बार चाहिए, कितने बार आ जाएंगे बताओ, 150 तो 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 64, ये आ जाएगा 2.98, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 3 बार प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है, कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 बार, ठीक है। तो 1000 अपॉन नंबर ऑफ बार, ठीक है, ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 3, ये कुछ 333 mm के बीच के अप्रोक्स आ रहा है, ठीक है। पर मैम ने इसको भी 160 mm की स्पेसिंग में दे दिया है, ठीक है। तो मैम ने क्या किया है, जो मेन इन्फोर्समेंट है उसकी जितनी स्पेसिंग थी वही स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज कर दिया है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप ऐसा कर सकते हो या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको जिस भी तरीके से करना है, ठीक है, जिस भी तरीके से करना है आपके ऊपर है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग क्या थी, 5D या 450, ठीक है, उससे कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने एक और चीज कहा था कि आपका जो मेन बार है, जो मेन एरिया, मेन रीइंफोर्समेंट है, तो क्या करते हैं हम, बेंट अप करते हैं, ठीक है। बेंट अप कहाँ करते हैं, फटाफट बताओ, कहाँ पे करते हैं, सपोर्ट के मिड से या सपोर्ट के फेस से, और कितना करते हैं, जल्दी बताओ चैट पे, बुक नहीं दिखेगा कोई, ठीक है। सपोर्ट के फेस से करते, तो क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, सपोर्ट के फेस से डिस्टेंस लेते हैं या सपोर्ट के सेंटर से, और एक और चीज, कितना डिस्टेंस लेते हैं, जल्दी बताओ चैट पे, फटाफट बताओ फटाफट, बिल्कुल सही, फेस ऑफ सपोर्ट नहीं राजीव यादव, सेंटर ऑफ सपोर्ट, ठीक है, L/7 फ्रॉम दी सेंटर ऑफ सपोर्ट, ठीक है,
ठीक है। एल एल क्या है उसमें बताओ, एल क्या है उसमें, एल इफेक्टिव है कि एल क्लियर है, जल्दी बताओ। एल इफेक्टिव है कि एल क्लियर है उसमें, एल जो L/7 होता था या 0.15 L, जो भी आपको मानना है, ठीक है, उसमें एल होता क्या था, एल इफेक्टिव कि एल क्लियर। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, एल इफेक्टिव होता है, ठीक है, ठीक है। एल इफेक्टिव कितना है हमारा 2.6, ठीक है। तो 2600 डिवाइडेड बाई 7, ये करोगे आप तो आएगा आपका 371, ठीक है, 371 के आसपास मान लीजिए। तो 371 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपका जैसे ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है, और ये आपका सपोर्ट का सेंटर है, ठीक है, और ये आपका मेन बार आ रहा है, ठीक है, मेन बार को लाए लाए यहाँ तक लिया है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है ये वाला, यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ सपोर्ट तक का डिस्टेंस जो है वो है L/7, ठीक है, या 0.15 L, ठीक है। और एल क्या है इसमें, एल इफेक्टिव, ठीक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम बेंट अप कर क्या कर देंगे, बेंट अप, ठीक है, बेंट अप, ठीक है, ये हमने कर दिया बेंट अप, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि कितना होता है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम हो सकता है 50% ऑफ ASP, ठीक है, 50% ऑफ ASP, ठीक है। तो हमारा जो मेन स्टील था ये क्या था, कितने की स्पेसिंग में था, इसकी स्पेसिंग कितनी थी, इसकी स्पेसिंग थी 160 mm की स्पेसिंग थी, है कि नहीं, 150 mm सेंटर सेंटर, ये स्पेसिंग थी हमारी। तो ये बताओ जब ये बेंट अप हो जाएगा, ये बेंट अप हो जाएगा तो बेंट अप वाले बीम का 8 mm डाया था ये, है ना, 8 mm डाया था मेन स्टील हमारा, कितने स्पेसिंग में 160 सेंटर सेंटर। तो यहाँ पर भी जब बेंट अप होकर ऊपर जाएगा तो भी इसका डाया तो वही होगा, पर स्पेसिंग कितनी होगी इसकी, जल्दी बताओ, स्पेसिंग कितनी होगी, 50% है ये, हमने 50% बेंट अप कर दिया है, 50% बेंट अप करके ऊपर ले गए हैं। तो अगर यहाँ पे स्पेसिंग 160 mm है तो यहाँ पे कितनी स्पेसिंग हो जाएगी ऊपर, जल्दी बताओ चैट पे, ठीक है, चलो जल्दी बताओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आरिफ अंसारी ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, विशाल ने भी दिया है, ठीक है। ऊपर रहेगी स्पेसिंग 320 mm की, ठीक है। तो आपको मेन बार यहाँ तक लाना है और फिर सपोर्ट के सेंटर से L/7 डिस्टेंस पे या फिर 0.15 L जो भी है, उतने डिस्टेंस पे, यहाँ से इतने डिस्टेंस पे आप इसको बेंट अप करना है ऊपर, ठीक है। तो बस यही बताएंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे और कितना बेंट अप कर सकते हो, मैक्सिमम 50% ही बेंट अप कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए, ठीक है। अरे वैसे कोई नहीं, मेरे पास ये पूछ रहा कि बेंट अप आपको कितने दूर में करना है और बेंट अप बार की स्पेसिंग कितनी होगी, ठीक है। तो बेंट अप बार अगर आप हमारा 50% है, अगर समझ लो कि हमारे 10 बार थे मेन मेन फोर्स, मतलब उसमें से हमने 5 ही बार को बेंट अप किया है। तो अगर 10 बार के बीच में 160 mm की स्पेसिंग थी, तो 5 बार के बीच में कितना होगा, 320 mm की स्पेसिंग होगी ना, उसका डबल स्पेसिंग हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्टील हमने हाफ कर दिया है। तो अगर एरिया ऑफ स्टील हाफ कर दिया, इसका मतलब है जो बार्स है अपने बार्स के बीच की स्पेसिंग है वो डबल हो जाएगी, है कि नहीं। चलिए, तो बेंडिंग हाफ द बार्स एट, ठीक है, 371 mm आया था हमारा, लेकिन 371 आया था, तो मैम ने उसको राउंड अप कर दिया 375 पे, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट, ठीक है। और मैम ने बस सिंप्लीफाई करने के लिए बोल दिया है कि हम अगर सेंटर ऑफ सपोर्ट से 375 mm है, तो फेस ऑफ सपोर्ट से कितना होगा, इसको आप माइनस कर दीजिए इससे, ये वाला एरिया कितना होगा 230/2, ठीक है। मैंने बोला कि अगर सेंटर ऑफ सपोर्ट से 375 है तो फेस ऑफ सपोर्ट से कितना होगा, वो आपको क्या करना है, बस W/2 को माइनस कर देना है उससे, ठीक है, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, AST एट सपोर्ट इज हाफ ऑफ दैट एट द मिड स्पैन, ठीक है। मिड स्पैन क्या था हमारा, LX का मिड स्पैन, LX के मिड स्पैन में हमने कितना एरिया ऑफ स्टील दिया है, एरिया ऑफ स्टील जो मेन रिइंफोर्समेंट निकाला था हमने वही दिया है हमने मिड स्पैन में, ठीक है। चलिए, ठीक है, AST प्रोवाइडेड एट सपोर्ट इज, ठीक है, मिनिमम एज ये 144 mm क्या है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा 0.12% ऑफ BD था, है कि नहीं, ये किस लिए था, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील के लिए, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के तो यूज करते ही हैं, और वैसे भी ये मिनिमम एरिया ऑफ स्टील है कि नहीं, है ना। तो इससे भी ज्यादा होना चाहिए हमारा बेंटअप बार करके जो हम ऊपर ले जा रहे हैं, वो बेंटअप बार का एरिया जो है 50% था वो,
तो AST का 50% कर दिया हमने, 157 mm² आ गया, ठीक है। तो उसके वो जो एरिया है वो आपका मिनिमम एरिया ऑफ स्टील जो हमें चाहिए उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये एक और चेक हमें करना होता है, ठीक है। कुछ छोटे मोटे चेक्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया वैसे तो, ठीक है। एरिया ये होगा, ठीक है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में हमने क्या यूज़ किया है, 6 mm का यूज़ किया है, ठीक है, ठीक है। ये मैम ने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 0.12% का यूज़ किया है। मैंने बताया था मिनिमम एरिया ऑफ स्टील आपका 1-2% होता है, ठीक है। तो वही आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को भी वही यूज़ करता है, ठीक है। तो आपका 141 mm² आ गया, ठीक है। तो मैम ने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए 6 mm का डाया यूज़ किया है, ठीक है, ठीक है। 6 mm का डाया यूज़ किया है। तो नंबर ऑफ तो 28.3 आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1000 डिवाइड, एक मिनट, हाँ पूरा समझा देता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 144 अपॉन एक का एरिया 28.3, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 144 डिवाइड 28.3, ये आपका आएगा 5.08, ठीक है, 5.08, ठीक है। तो इसी को आप 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बार, अगर 5.08 है तो 0.08 तो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, तो ये आप 6 बार प्रोवाइड कर दोगे। कितने बार प्रोवाइड कर दोगे, 6 बार, ठीक है। मैम ने 5.08 डायरेक्टली यूज कर लिया है इसमें, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप राउंड ऑफ कर दो 6 बार्स में और 1000/6 कर दो, ठीक है, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये 167 के आसपास आ जाएगी स्पेसिंग, ठीक है। तो या तो आप ये प्रोवाइड कर दो या तो डायरेक्टली आप 5.08 को यूज कर लो स्पेसिंग निकालने के लिए, और फिर 190 की स्पेसिंग प्रोवाइड कर दो, ठीक है। इसको भी आपको चेक करना है, किससे चेक करना है, एक तो 5D या 450 mm, ठीक है। दोनों में से जो भी कम है उससे ये वाली स्पेसिंग कम होनी चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 7 में आ गया ना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 7 में आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए, तो प्रोवाइडिंग 6 mm डाया एट 190 mm सेंटर इन लॉन्गर डायरेक्शन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के डायरेक्शन में होता है लॉन्गर डायरेक्शन, मतलब LY के डायरेक्शन में, ठीक है, LY के डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब चेक फॉर शेयर, सिर्फ चेक करते हैं, डिजाइन नहीं करते हैं, ठीक है। चेक फॉर शेयर के लिए क्या है, BU इज इक्वल टू WU इंटू L क्लियर बाई 2, ठीक है। WU कितना आया था हमारा, कितना आया था भाई WU, किसको याद है, 10.3 आया था मेरे ख्याल से, ठीक है। 10.3 आया था, तो 10.3 इंटू एल क्लियर कितना है हमारा 2.5 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा हमारा BU, ठीक है। जल्दी निकालो और बताओ, ठीक है। जाएगा 12.875, ठीक है, 12.875 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है आपको, टाउ बी निकाल, टाउ बी इज इक्वल टू VU अपॉन BT, इफेक्टिव डेप्थ है 100, बी है हमारा 1000, ठीक है। इसके बाद टाउ वी आएगा आपका, ठीक है। ये सब निकालने के बाद आपको टाउ सी निकालना है। टाउ सी किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, वो कितना गिवन है ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें, M20, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है। परसेंटेज स्टील कितना होगा, कितना स्टील प्रोवाइड किया था हमने, 314 mm प्रोवाइड किया था कि नहीं, अपॉन बी इंटू डी, ठीक है। ये निकालो इंटू 100, ये आएगा परसेंटेज स्टील, ठीक है। 314 डिवाइडेड बाई बी कितना है 1000, डी कितना है 100 इंटू 100, क्या रहेगा 0.31 के आसपास आएगा, 0.31% के आसपास आएगा, ठीक है, ठीक है। पर एक और बात है, शेयर कहाँ चेक कर रहे हैं, मैंने एक गलती कर दी है यहाँ पे, ठीक है। शेयर कहाँ पे चेक कर रहे हैं, सपोर्ट्स पे, ठीक है। तो सपोर्ट्स पे एरिया ऑफ स्टील कितना है, 50% तो एरिया ऑफ स्टील का टेल हो गया ना, तो कितना बचेगा, 50% ही तो बचेगा एरिया ऑफ स्टील, 50% कितना होगा 0.5 इंटू 314, तो हमें यहाँ पे 157 mm² यूज करना था, ठीक है। रेड से मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये गलती कर दी थी मैंने, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 157, ये ध्यान रहे, ठीक है। अगर बेंट अप कर रहे हो तो 157 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 157, ठीक है। तो ये आपका ये भी गलत है, 0.315 नहीं आएगा ये, ठीक है। ये आएगा आपका 0.15%, ठीक है, 0.15%, ठीक है। तो 0.15%
और एक परसेंटेज स्टील कितना है 0.15 और M20 कंक्रीट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका जो टाउ सी आएगा, ठीक है, इसके हिसाब से जो आपका टाउ सी आएगा आप देख लेना उस वाले बुक आपके IS कोड में, ठीक है। आपका टाउ सी आएगा तकरीबन 0.28, ठीक है। बट एक और चीज़ है जो आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, उसके लिए मैं IS कोड खोलता हूँ फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट IS कोड खोलता हूँ पहले। ठीक है, चलिए मैं IS कोड को शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है, आपको ये समझना है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा PT परसेंटेज क्या आया था, परसेंटेज ऑफ स्टील परसेंटेज कितना आया था 0.15, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखिए ये रहा 0.15, यहाँ पहुंचकर M20 कंक्रीट है, कितना आ गया हमारा टाउ सी 0.28, ठीक है। बट एक और चीज ध्यान रहे आपको, ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना है आपको, जो कि हमारा स्लैब का डेप्थ बहुत कम होता है, स्लैब का डेप्थ आपका 300 mm से कम होता है कि नहीं। कितना है हमारा थिकनेस यहाँ पे 125 mm। अगर आपका डेप्थ कभी भी ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, अगर 300 mm से कम है तो आपका टाउ सी के साथ एक और फैक्टर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, वो फैक्टर होता है के, ठीक है। तो हम स्लैब में टाउ वी लेस देन टाउ सी नहीं करते हैं, हम करते हैं टाउ वी इज लेस देन के टाउ सी, ठीक है, ये करते हैं हम, ठीक है। ये के वाला फैक्टर आपका स्लैब में यूज होता है क्योंकि स्लैब में आपका ओवरऑल डेप्थ जो होता है वो 300 mm से कम होता है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं के कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है वो के, ठीक है, ये है वो टेबल, ये टेबल याद रखना 40.2.1.1, ठीक है, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ अगर 300 या फिर उससे ज्यादा है तो के वन हो जाएगा, ठीक है। तो वन को मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बात है, ठीक है। बट अगर 275 या अगर अगर 300 से कम है आपका डेप्थ, देख रहे हो ना, ओवरऑल डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ क्या स्लैब, क्योंकि आपको कोई पता है स्लैब का ही डेप्थ आपका 300 mm से कम होगा, वरना बीम का डेप्थ जनरली 300 mm से ज्यादा होता है, ठीक है। तो 300 या फिर 300 से ज्यादा हुआ तो की वैल्यू वन है, तो फिर तो मल्टीप्लाई करो ना मल्टीप्लाई करो एक ही बात है, ठीक है। बट हमारा किस कैटेगरी में आता है, हमारा इस कैटेगरी में आता है 150 mm और लेस, ठीक है। लेकिन ये हमारा डी कितना है, डी हमारा 125 है, तो 150 से कम है ना वो, तो उसके लिए के की वैल्यू क्या है 1.3, ठीक है। तो हमें टाउ वी लेस देन के टाउ सी करना है, ठीक है। तो टाउ सी कितना आया था हमारा 0.128, ठीक है, और के की वैल्यू क्या आई थी 1.3, तो ये 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 इंटू ये, ठीक है। तो इससे हमारा टाउ भी कम होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है इस वाले टेबल में, बताओ चैट पे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इस वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक एक्स्ट्रा टेबल है जो आपको समझना है, ठीक है, टेबल को मार्क कर लेना, ठीक है, समझ गए। चलिए तो हम चाहते हैं क्वेश्चन में वापस अपने क्वेश्चन में आ गया। चलिए समझ में आ गया ना। हाँ बताओ डाउट, एक डाउट है, बताओ क्या डाउट है। तो वेट कर रहे हैं, हाँ एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, बताओ। चलो तुम बताओ फिर हम लोग तब तक डिस्कस करते हैं, आपका डाउट हम लास्ट में लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर नहीं है ये, ठीक है राजीव यादव, ये न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर नहीं है, वो वाला के नहीं है ये, ठीक है ना। ये नॉर्मल के है, ये ऐसे एक फैक्टर, आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है के का नाम आप बी दे दीजिए, सी दे दीजिए, ठीक है। बस आपको टाउ सी इंटू के करना है, ठीक है। ये एक न्यूट्रल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर नहीं है ये, ठीक है। ये नॉर्मल फैक्टर है जो हम स्लैब वाले टाउ सी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि स्लैब का जो आपका डेप्थ होता है ओवरऑल डेप्थ वो आपका 300 से कम होता है, ठीक है। एक नॉर्मल फैक्टर है, कोई नाम नहीं है इसका, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर से मल्टीप्लाई, इसे कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है ना। एक नॉर्मल फैक्टर है, वो जब भी होता है स्लैब में, जब स्लैब का डेप्थ
300 mm से कम होता है, ठीक है, तो इसलिए हम टाउ सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना याद आज ये, ठीक है, कोई भी कंफ्यूज मत होना, क्लैरिफिकेशन के लिए बोल रहा हूँ, ये न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर नहीं है, ये एक नॉर्मल सा फैक्टर है, इसका कोई नाम नहीं है, बस स्लैब के टाउ सी से मल्टीप्लाई होता है बस, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे, ठीक है। चलिए, चेक फॉर शेयर, टाउ भी निकाल लिया, ठीक है। टाउ वी के बाद एट सपोर्ट 157 mm स्क्वायर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, देखो मैंने गलती की, आप भी गलती कर सकते हो, ठीक है। 157 है, 314 नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेंट अप करे 50% हमने, ठीक है। चलिए, M20 कॉन्क्रीट, टेबल 19 से आप, ठीक है, फिर टेबल 40.2.1.1 पेज 72 जो मैंने अभी निकाल के बताया था, उसके हिसाब से के आपका 1.3 है, तो 0.36 हो गया आपका टाउ सी फॉर स्लैब, ठीक है। समझ लीजिए ये टाउ सी एस है, ठीक है, टाउ सी एस जो क्या होता है, टाउ सी नॉर्मल निकालते हो इनटू के, ठीक है, और के 1.3 था, टाउ सी 0.28 था, ठीक है, तो टाउ सी एस से हमारा टाउ वी कम है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था, टाउ वी जनरली आपका स्लैब में टाउ वी टाउ सी से कम ही होता है, इसलिए शेयर रिइंफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हम बस नॉर्मली जो बेंट अप बार देते हैं भाई, आपका इस वाले शेयर को झेल लेगा, इनकेस अगर ये शेयर ज्यादा हुआ तो भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद चेक फॉर डिफ्लेक्शन, इसमें क्या होगा, एल बाई डी, ठीक है, एल बाई डी रेशियो होगा इनटू हम के टी करेंगे, के टी क्या होगा हमारा, एक तो परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट के हिसाब से होगा, और दूसरा क्या होगा आपका एफएससी के हिसाब से, ठीक है, एफएससी के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। चलिए यार, 2-5 मिनट की बात है बस, थोड़ा सा कर लीजिए उसको, ठीक है। चलिए, पीटी आपका आ जाएगा ए एस सी अपॉन बी डी 0.31, ठीक है, एफ एस सी अपॉन ए एस सी रिक्वायर्ड क्या था, 300 क्या, 304 के आसपास आया था, 300 आया था मैम का, ठीक है, 314 हमने प्रोवाइड किया था, ठीक है, उसके बाद एफ एस सी आ गया आपका, एफ एस सी आ गया, पीटी आ गया, दोनों आ गया आपका। अब इसके हिसाब से आपको इंटरपोलेशन करनी है फिर से, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए, हमारा पीटी कितना आया था, पीटी आया था पॉइंट, ये 0.4 है यहाँ पे, और ये 0.2 होगा, तो 0.3 का यहाँ पर होगा, ठीक है। एफएससी कितना है हमारा, 230 के आसपास है कि नहीं, तो ये 190 का कर्व है, 240 का कर्व है, तो इसके बीच में 230 का कर्व होगा, और कहाँ पर होगा, 240 का ज्यादा पास होगा ये, ठीक है। तो ये हमने अप्रोक्सीमेटली ये 230 का कर्व होगा, अगर इंटरपोलेशन करना है इंटरपोलेशन कर लीजिए, मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, अगर आपको ये वाला तरीका लगे, ये वाला तरीका सही, ये वाला तरीका यूज कर लीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये मैंने मान लिया है कि ये जो है, ये है हमारा 0.31, ठीक है, ये हमारा 0.31% है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। और ये जो मैंने कर्व बनाया है रेड से, ये मैंने कर्व बनाया है एफ एस सी 230 का, ठीक है, 190 और 240 के बीच में ही होगा ना, ठीक है, एफ एस सी 230 का कर्व बना दिया मैंने, ठीक है। चलिए, अब आप ड्रॉ कीजिए यहाँ से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन यहाँ से काट दिया इसको, ठीक है, ठीक है, ये तकरीबन 1.6 के आसपास कहीं पे टच करेगा, ठीक है। तो हमारा के टी का वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.6 के आसपास आ रहा है, ठीक है। मैम ने इंटरपोलेशन से किया है, तो मैम का अराउंड 1.55 आया है, तो ये एक्यूरेट तो है नहीं, ठीक है ना, कोई एक्यूरेट चीज तो है नहीं, अगर कर्व को और नीचे बना दोगे तो 1.55 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर, आप इससे निकाल लीजिए, 1.6 कर दीजिए, अप्रोक्सीमेटली करना है आपको, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि जो कर्व है, जो कर्व ऑलरेडी बने हुए हैं उसके हिसाब से कितना है, ठीक है। देखिए, 0.31 कहीं पर यहाँ पर होगा, ठीक है, तो हमारे पास कौन से कर्व अवेलेबल है, 190 और 240, ठीक है। तो अगर आप 0.3 से 240 के पास ले जाएंगे, तो आपका तकरीबन आएगा अराउंड, एक मिनट, ठीक है, तकरीबन अराउंड 1.4 के बीच में आएगा, ठीक है, 1.4 1.47, ठीक है। और अगर आप 190 के पास ले जाएंगे इसको, तो आपका तकरीबन आ जाएगा 1.89 के आसपास, ठीक है, ठीक है। तो आपका बस ये है कि आपको इन दोनों के बीच का चाहिए, ठीक है। और है क्या एफ एस, हमारा एफ एस की वैल्यू है 230, ठीक है, तो किसके ज्यादा पास है, 240 के ज्यादा पास है ना, तो वो होगा 1.89 से कम, और 1.47 से ज्यादा, बट कहीं 1.47 के ज्यादा पास होगा, है कि नहीं। तो आप कोई भी 1.5 या 1.6 के आसपास कुछ मान लीजिए, ठीक है, या तो आप इंटरपोलेशन कर लीजिए,
ठीक है। नहीं यार, यूट्यूब में बहुत प्रॉब्लम्स होती है कुणाल, ठीक है। यूट्यूब में यार आवाज़ वगैरह सही से नहीं आती है, बहुत सी सेटिंग करनी पड़ती है उसमें, ठीक है। प्लस यूट्यूब में आपको जो वीडियो दिखता है वो मेरे वीडियो से 15 सेकेंड्स लेट है, ठीक है। तो अगर आप कोई डाउट पूछते हो तो रियल टाइम में डाउट नहीं पूछ सकते हो उसमें। आप अगर डाउट पूछोगे तो 15 सेकेंड बाद मेरे को आपका डाउट आएगा, समझ रहे हो ना। तो जूम ज़्यादा सही है, ठीक है। जॉइनिंग प्रॉब्लम हो रही होगी बट वो आपके एंड से हो रही है, थोड़ा ठीक कर लीजिए उसको, ठीक है। वरना कोई प्रॉब्लम ऐसी आनी नहीं चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है लोगों को वैसे एज सच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया 1.5 से 1.6 के आसपास कुछ मान लीजिए आप केटी की वैल्यू, ठीक है। या फिर आप इंटरपोलेशन कर लीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। इंटरपोलेशन करने के लिए बताइए आपको इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं समझा नहीं रहा आपको, इंटरपोलेशन बहुत जगह पे कर चुके हैं हम, तो हमें पता है इंटरपोलेशन क्या है, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो एल बाई डी से आपको के टी की वैल्यू पुट करनी है, तो 31 आ गई, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था एल बाई डी आपका 25 से लेकर 30 तक पहुंच जाता है सिंपली सपोर्टेड स्लैब में, ये के टी की वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। ठीक है, पर यहाँ पर देखो 31 के आसपास तक पहुंच गया है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था जो एल बाई डी रेशियो हम यूज करते हैं डी की वैल्यू पुट करने के लिए, वो या तो आप 20 मान लीजिए बाई डिफॉल्ट होती है, या तो 25 से लेके 30 के बीच में मान लीजिए, क्योंकि आपका एरिया ऑफ स्टील के हिसाब से जो मॉड्यूलेशन फैक्टर आता है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 30 के आसपास पहुंच ही जाता है ये, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि जब आप इफेक्टिव डेथ शुरुआत में मान रहे हो वो एल बाई डी रेशियो के हिसाब से मानो, या तो 20 के हिसाब से मानो, या तो 25 से लेके 30 तक कोई वैल्यू ले लो और उसके हिसाब से मान लो, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एल बाई डी प्रोवाइडेड क्या है, इफेक्टिव स्पैन है, यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन यूज किया है, ठीक है। ऐसा आपको याद होगा हमने शुरुआत में क्लियर स्पैन के हिसाब से निकाला था, है कि नहीं। तो वो आपके ऊपर है, उस वहाँ पे हमने क्लियर स्पैन यूज कर लिया, यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन यूज कर लिया, ठीक है। आपके ऊपर है, दोनों जगह इफेक्टिव स्पैन यूज कीजिए या दोनों जगह क्लियर स्पैन यूज कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो भी स्पैन गिवन होगा उस हिसाब से एलबाईडी निकालेंगे ना। तब तो हमें इफेक्टिव स्पैन गिवन नहीं था, और आईएस कोड भी इस पे साइलेंट है, आईएस कोड भी स्पेशली कुछ बताता नहीं है कि एलबाईडी रेशियो में एल जो है इफेक्टिव है कि क्लियर है, ठीक है। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी हम इफेक्टिव यूज करते हैं, कभी क्लियर यूज करते हैं, ठीक है। जो भी मालूम हो वो यूज करते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव स्पैन 2.6 था हमारा, ठीक है। डी 100 था, 26 आ गया, ठीक है। तो लेस देन 31 है, इसलिए ओके है, ठीक है। देखिए अब देख रहे हो कि एल बाई डी ग्रेटर देन 20 है, देख रहे हो। तो अगर आप ये वाला मॉडिफायर यूज नहीं करते तो आप बोलते ये तो फेल हो गया, ये तो फेल हो गया सर। इसलिए केटी यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए केटी यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए, क्योंकि स्लैब का डेप्थ बहुत ही कम होता है, स्लैब का डेप्थ मैंने बताया था वैसे ही बहुत कम होता है। तो एल बाई डी रेशियो में अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू यूज करोगे 20 या 7 जो कैंटिलीवर के लिए होता है, तो फेल करना लाजमी है, वो फेल हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम मोटिवेशन फैक्टर यूज करते हैं इसमें, ठीक है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक फॉर डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब तो बस छोटी छोटी चीज़ है, ज़्यादा चीज़ है नहीं। डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू यूज चेक करना है हमें, ठीक है। ठीक है, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ क्या करते थे इसमें, पहले तो एल डी निकालते हैं। एल डी का फॉर्मूला क्या होता है, 0.87 एफ वाई इंटू डाया अपॉन 4 टाउ बी डी, ठीक है। टाउ बी डी इंटू एच वाई एस डी है तो 1.6 कर देंगे, ठीक है। और टाउ बी डी क्या होगा, टाउ बी डी किसके हिसाब से होता है बताओ। टाउ बी डी आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पे टाउ बी डी निकालोगे और 1.6 टाइप ऑफ स्टील के हिसाब, ये टाइप ऑफ स्टील के हिसाब से यहाँ पर है, ठीक है। एल डी निकाल लिया। फिर क्या होता है हमारा, एल डी लेस देन इक्वल टू एम यू अपॉन वी वन प्लस एल नॉट, है कि नहीं, यही होता है, ठीक है। एम यू क्या होता है, एम यू होता है हमारा सपोर्ट। एल डी चेक कहाँ करते हैं बताओ, सपोर्ट पे चेक करते हैं ना। तो एम यू कहाँ निकालेंगे, सपोर्ट पे तो निकालेंगे। तो एम यू किसके हिसाब से निकालेंगे, ए एस टी के हिसाब से या ए एस टी बाई 2 के हिसाब से बताओ। हमने हाफ हाफ ऑफ 50% बार बेंटअप कर दिया है ना, तो सपोर्ट पे कितने बार गए, 50% बार ही गए। तो बताओ 314 एम स्क्वायर के हिसाब से निकालेंगे कि 157 एम स्क्वायर के हिसाब से निकालेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया राहुल, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हम 157 के हिसाब से एम यू निकालेंगे। एम यू निकालना तो पता ही सबको है ना, सबको एम यू निकालना आता ही है, ठीक है। एम यू निकालेंगे, वी वन क्या है, शेयर है, तो वो तो पता ही है, डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर बाई 2, ठीक है। और एल नॉट क्या होता था, आपको फिर से मैं बताता हूँ एल नॉट क्या होता था, ये आपका बीम है, ये आपका सपोर्ट है,
सपोज मैंने थोड़ा मोटा बना दिया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एल नॉट क्या होता था, ये आपका बार आ रहा है, एक मिनट, बार को चुना, ये बार आ रहा है आपका, ठीक है। तो बार सेंटर ऑफ सपोर्ट से जितना आगे गया है उसको ही बोलते थे एल नॉट, ठीक है। या तो आप उसको बेंट अप कर दो, सॉरी बेंट अप बोल रहा हूँ, एंकरेज दे दो इसको, या तो मोड़ दो, हुक दे दो, या तो एंकरेज मत दो। तो सेंटर ऑफ सपोर्ट से जितना आगे गया है बार, उसी को बोलते हैं हम एल नॉट, है ना, उसी को एल नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो बस M1 समझा दिया मैंने, BU समझा दिया मैंने, प्लस एल नॉट, ठीक है। इनका जो वैल्यू है ये LD से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट सपोर्ट AST इज हाफ सिंस हाफ ऑफ द बार्स आर बेंट अप, याद ही होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो अंडर इनफोर्स से फिर भी रहेगा वो, ठीक है। चलिए, तो अंडर इनफोर्स पहले फॉर्मूले से हमने MU1 निकाल लिया, VU 15,000 न्यूटन में पहले भी निकाला था, ठीक है, आपको याद ही होगा। किसी को डाउट है ये MU1 और VU में तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए, बस यार ध्यान रखना है आपको, MU1 जो है उसके लिए आपको AST/2 यूज करना है, क्योंकि हमने हाफ ऑफ द बार को बेंट अप कर दिया था, ठीक है। चलिए, यूज एल नॉट, मैम ने क्या बोला है, पहले आप एल नॉट को जीरो मान लीजिए या तो, ठीक है। या फिर आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि आपका जो सपोर्ट्स है, हमने हुक तो नहीं दिया है, हुक नहीं दिया है कोई बात नहीं, बट हम बार को थोड़ा तो ले जाएंगे आगे, ठीक है, थोड़ा तो आगे ले जाएंगे ना, ठीक है। तो या तो आप ये मान लीजिए, या तो आप या जीरो मान लीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हमने बस हम बस सीधा ले गए और हुक नहीं दिया है तो कितना हो जाएगा बताओ, विड्थ ऑफ सपोर्ट बाई 2, है कि नहीं। और यहाँ पे हमें क्लियर क्लियर स्पेसिंग, यहाँ पे हमने क्लियर कवर भी देना है, ठीक है। तो क्लियर कवर, ठीक है, क्लियर कवर कुछ कुछ भी मान लीजिए, कितना होता है क्लियर कवर स्लैब के लिए, 15 से 20 का, 15 से 20 या 25 मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए आप, ठीक है। तो माइनस क्लियर कवर, या तो ये मान लीजिए आप एल नॉट के इनिशियल वैल्यू, या फिर जीरो मान लीजिए। अगर कोई इसमें कंफ्यूजन है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए इसको, सीधा सीधा जीरो मानिए इसको शुरुआत में, ठीक है, जीरो मानिए। फिर देखिए क्या MU/VU V1 प्लस एल नॉट LD से बड़ा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आप एल नॉट में 8 90 डिग्री का हुक दीजिए, ठीक है। तो 90 डिग्री का हुक होगा तो एल नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इंटू डायमीटर, है कि नहीं। हुक का वैल्यू पता ही है सबको, 4 इंटू डायमीटर होता है 45 डिग्री हुक के लिए, 9 डिग्री हुक के लिए कितना होता है, 9 इंटू डायमीटर, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया, ठीक है। MU/VU प्लस एल नॉट को जीरो मान लिया हमने शुरुआत में, 366 mm आ गया, ठीक है। और LD हमारा इससे आया, टाउ BD आपका 1.2 होता है, FE आपका M20 के लिए, ठीक है। और जो कि HYSD है, इसलिए हमने 1.6 से मल्टीप्लाई किया, तो उसके हिसाब से LD कितना आया, 376। तो LD बड़ा है ना इससे, LD बड़ा है ना इससे, तो बताओ क्या करेंगे, बताओ चैट पे फटाफट बताओ क्या करेंगे। MU1/VU प्लस एल नॉट हमारा LD से कम आ गया है, ये वाला क्राइटेरिया फेल कर गया है हमारा, तो बताओ क्या करेंगे, जल्दी बताओ चैट पे। हाँ, हम अब एंकरेज देंगे, ठीक है। चलिए, हुक देंगे हम, ठीक है। चलिए, तो हुक दे दिया हमने, ठीक है। तो हमने हुक प्रोवाइड कर दिया, कितने कितने का, 90 डिग्री बेंड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। 90 डिग्री बेंड का लेंथ कितना होता है, 8 इंटू 5, ठीक है। तो बताओ अगर 135 डिग्री का हुक होता तो क्या होती वैल्यू, एल की फटाफट बताओ, तो क्या होती वैल्यू, डैश इंटू डाया कितना होता, बताओ यहाँ पे कितना होता, विशाल 12D होती, 12D, ठीक है, 12D, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया यार, आप सबको याद है, ठीक है। चलिए, तो 8 5 हमने यूज कर दिया, ठीक है, इसके बाद हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। ग्रेटर देन LD आ गया, कोई दिक्कत नहीं विशाल, ठीक है, ग्रेटर देन LD आ गया कि नहीं, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले एफर्टेड डेप्थ निकाला था हमने, किससे निकाला था, L/D से, L/D से एफर्टेड डेप्थ निकाला था हमने, ठीक है। उसके बाद हमने L इफेक्टिव निकाला था, उसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला था, बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से हमने निकाला था D मिनिमम, ठीक है। फिर हमने D मिनिमम को, जो हमने D दिया है उससे चेक किया था, अंडर इनफोर्स आया था, अंडर रीइंफोर्स के हिसाब से हमने एरिया ऑफ स्टील निकाला था, है कि नहीं। फिर एरिया ऑफ स्टील की हमने स्पेसिंग निकाली थी, ठीक है। फिर उसको हमने चेक किया था कि 3D या 300 mm से कम है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट दिया था कितना, 0.12% ऑफ बड़ा डी, ठीक है। फिर उसकी स्पेसिंग निकाली थी, ठीक है। फिर हमने शेयर के लिए चेक किया था, है ना, शेयर के लिए बस चेक किया, डिजाइन नहीं किया था, है कि नहीं, शेयर के लिए बस
चेक किया था, नो डिजाइनिंग, ठीक है, सिर्फ शेयर के किया था। उसके बाद क्या किया था हमने, फिर हमने डिस्कशन के लिए चेक किया था, ठीक है। तो ये आपको क्राइटेरिया याद होनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट में डेवलपमेंट लेंथ का चेक तो है ही, ठीक है। तो ये हमारा साइकिल बन गया पूरा, ठीक है। तो क्या क्या साइकिल है हमारा, सबसे पहले डी निकाला L/D रेशियो से, ठीक है। उसके बाद एल इफेक्टिव निकाला, एल इफेक्टिव से हमने डब्ल्यू, फिर हमने डब्ल्यू निकाला। डब्ल्यू किससे निकाला, लाइव लोड गिवन था हमें, डेड लोड निकाला हमने, है कि नहीं। उसके बाद डब्ल्यू और एल इफेक्टिव से क्या निकाला, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट से क्या निकाला, डी मिनिमम, जो हमें बैलेंस सिस्टम के लिए चाहिए, है कि नहीं। डी मिनिमम के बाद क्या निकाला हमने, फिर हमने डी से कंपेयर किया, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ठीक है। उसके बाद हमने शेयर के लिए चेक किया, ठीक है। शेयर के लिए चेक करने के पहले क्या निकाला हमने, एरिया ऑफ हील, ठीक है। तो ये साइकिल याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बस डायग्राम में कोई डाउट तो नहीं आ रहा, ठीक है। ये मेन स्टील था हमारा, कितना 8 mm 160 mm की स्पेसिंग में, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील था हमारा, ठीक है। तो इसी को हमने बेंट अप किया, तो यहाँ पर कितनी होगी स्पेसिंग, डबल होगी उसकी स्पेसिंग, 120 mm का हमने 125 का दिया था, ठीक है। यहाँ 120 है, कंफ्यूज मत होइएगा। विड्थ सपोर्ट 230 था, एल क्लियर था, 2.5 हमारा एल क्लियर था, है कि नहीं। तो बस समझ गए सब लोग, ये समझ गए ना, एक क्वेश्चन आ गया सबको समझ में, ठीक है। चलिए, फिर हमारा 1 मिनट से कम रह गया है, तो क्लास को एंड करता हूँ मैं, ठीक है। आई थिंक आज समझ में आ गया सबको क्वेश्चन, ठीक है। चलो, प्रोसेस याद रखना स्लैब का, ठीक है। कोई डाउट हो पूछना, और असाइनमेंट आ जाएगा आपका कल